हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम 1 फरवरी 2021 अर्थात 1 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये जो करंट अफेयर्स आपके साथ में यहाँ पर शेयर किए जाते हैं ये एसएससी, डीपीसी, बैंकिंग और इसी तरीके के जो दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सेक्शन जो हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे वो है नेशनल अफेयर्स अर्थात राष्ट्रीय मामले, और इसमें आज की हमारी सबसे पहली न्यूज़ है माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चेस इट्स न्यू ताजमहल इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग हब। तो यहाँ देखिए कि ये जो न्यूज़ है ये माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक नया इंजीनियरिंग हब जो है उसे लॉन्च किया है जो कि ताजमहल से इंस्पायर्ड है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो कि एक टेक्निकल दिग्गज है, टेक में एक मेजर कंपनी है, उन्होंने एक न्यू इंडिया डेवलपमेंट सेंटर फैसिलिटी लॉन्च की है। ये जो इंडिया डेवलपमेंट सेंटर फैसिलिटी लॉन्च की गई है इसे लॉन्च किया गया है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। ये जो न्यू सेंटर है इट विल सर्व एज अ लीडिंग हब फॉर ड्राइविंग एडवांस इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन, अर्थात ये जो नई सुविधा है ये इंजीनियरिंग और नवाचार के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करेगी। द सेंटर विल बिल्ड ऑन माइक्रोसॉफ्ट्स कमिटमेंट टू टैप इंडियाज वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग टैलेंट एंड क्रिएट सॉल्यूशन फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो इंडिया डेवलपमेंट सेंटर है, ये जो केंद्र है, ये भारत की जो विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग प्रतिभा है। आपको पता है कि जो भारत में आईटी के क्षेत्र के जो इंजीनियर हैं वो काफी प्रतिभावान माने जाते हैं। तो भारत की जो इंजीनियरिंग की प्रतिभा है उसको टैप करने, उसका उपयोग करने और इसके संबंध में विश्व प्रभाव जो है उसका समाधान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का जो कमिटमेंट है, माइक्रोसॉफ्ट की जो प्रतिबद्धता है उस पर निर्माण करेगा ये सेंटर। इसके अलावा ये जो आईडीसी एनसीआर बोला जा रहा है इसे, अर्थात इंडिया डेवलपमेंट सेंटर एनसीआर जो है दैट इज द थर्ड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इन इंडिया आफ्टर बैंगलोर एंड हैदराबाद। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या उत्तर प्रदेश नोएडा में जो ये आईडीसी है ये माइक्रोसॉफ्ट का भारत में पहला सेंटर है, तो ये पहला सेंटर नहीं है, ये थर्ड सेंटर है। इसके अलावा बैंगलोर और हैदराबाद में भी माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपमेंट सेंटर है। आईडीसी एनसीआर जो वर्क स्पेस है उसका जो आर्किटेक्चर है वो ताजमहल से इंस्पायर्ड है। ताजमहल के बारे में आपको पता है दैट इट इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड। ये जो दुनिया है उसके 7 अजूबों में से एक है और उसके आधार पर ये जो आईडीसी एनडीआर का वर्क स्पेस है, कार्यक्षेत्र है, इसकी जो वस्तुकला है वो प्रेरित है, इसका जो आर्किटेक्चर है वो आर्किटेक्चर ताजमहल से इंस्पायर्ड है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर इस इंडिया डेवलपमेंट सेंटर अर्थात भारत विकास केंद्र के बारे में बात करें तो आईडीसी एनसीआर फैसिलिटी विल कोलैबोरेट विद माइक्रोसॉफ्ट टीम ग्लोबली टू बिल्ड प्रोडक्ट एंड सर्विस फॉर ड्राइविंग डिजिटल इनोवेशन, अर्थात ये बोला जा रहा है कि ये जो सुविधा है ये डिजिटल नवाचार ड्राइविंग के लिए उत्पादों और सेवाओं के निर्माण के लिए विश्व स्तर पर माइक्रोसॉफ्ट टीमों के साथ में सहयोग करेगी। द सेंटर विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर इंजीनियरिंग टैलेंट इन द एरियाज ऑफ बिजनेस, प्रोडक्टिविटी टूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड, एंटरप्राइज, कोर सर्विस एंड न्यू गेमिंग डिवीजन। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो केंद्र है ये व्यवसाय और उत्पादकता जो है उसके उपकरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड एंड एंटरप्राइज, कोर सर्विसेज और जो नए गेमिंग डिवीजन है इनके क्षेत्रों में जो इंजीनियरिंग की प्रतिभा है उसके लिए अवसर प्रदान करेगा। आईडीसी एनसीआर वर्कस्पेस आर्किटेक्चर जो है वो ताजमहल से इंस्पायर है, ये हमने अभी भी देखा। और इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज यूनिक अमेलगमेशन ऑफ लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी एंड लोकली सोर्स मटेरियल, अर्थात ये बोला जा रहा है कि ये जो संरचना है ये नवीनतम माइक्रोसॉफ्ट की जो तकनीक है और स्थानीय स्तर पर जो स्रोत सामग्री है उनका एक अनूठा समामेलन है। तो ये आपके लिए ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा ये जो इंट्रिकेट नेटवर्क है बाय लोकल आर्टिसन एंड ग्राफिक्स इंस्पायर्ड बाय इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज इवेल्युएट द एस्थेटिक्स ऑफ द ऑफिस, अर्थात भारत की सांस्कृतिक विरासत से ये जो प्रेरित स्थानीय कलाकार और ग्राफिक्स द्वारा जटिल कलाकृति की गई है ये ऑफिस का जो सौंदर्य शास्त्र है, ऑफिस की जो सुंदरता है उसको बढ़ाती है। इट्स स्टनिंग मार्बल इनलेज
वेल्वेट डोरवेज, आर्क एंड मार्बल डोम क्रिएटेड बाय स्टोन मेसन एंड कारपेंटर आर अ ट्रिब्यूट टू कंट्रीज हिस्टोरिकल एंड रिच क्राफ्टमैनशिप। अर्थात यहाँ ये बोला गया है कि ये जो आर्किटेक्चर है, इसकी जो आश्चर्यजनक संगमरमर की दीवारें हैं, मेहराबदार इसका जो द्वार है, मेहराब है और पत्थर के जो गुंबद है, वो देश की जो ऐतिहासिक और समृद्ध शिल्प कौशल है उसके लिए एक श्रद्धांजलि है। अब हम माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है सत्य नडेला। और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है रेडमोंड वॉशिंगटन यूएस में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है इसरो टू लॉन्च सिटी कॉलेज एकेडमिक सैटेलाइट। तो इसरो जो है वो सिटी कॉलेज की एकेडमिक सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है। तो यहाँ पे सिटी कॉलेज की सैटेलाइट है, तो ये एक प्रकार से निजी सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है इसरो। इसरो के जो चीफ हैं के सिवन, आपको ध्यान होना चाहिए इसरो के अध्यक्ष कौन है, के सिवन इनोग्रेटेड अ प्राइवेट सैटेलाइट डेवलप्ड बाय ग्रुप ऑफ 12 स्टूडेंट्स ऑफ श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन कोयम्बटूर एट द कॉस्ट ऑफ 2.5 करोड़। तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि इसरो के जो प्रमुख है के सिवन, उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए की लागत से कोयम्बटूर में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। उस इंस्टीट्यूट के 12 छात्रों के समूह ने एक निजी उपग्रह विकसित किया है, उसका उद्घाटन किया जाएगा के सिवन के द्वारा। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो एकेडमिक सैटेलाइट है दैट विल बी लॉन्च्ड ऑन February 28। यहाँ ये बोला जा रहा है कि ये जो शैक्षणिक उपग्रह है इसका प्रक्षेपण किया जाएगा 28 जनवरी को। ये प्रक्षेपण कहाँ से किया जाएगा, फ्रॉम श्रीहरिकोटा रेंज बाय PSLV C-15। तो ये प्रक्षेपण होगा श्रीहरिकोटा से और इस प्रक्षेपण के लिए जिस लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया जाएगा वो है PSLV C-15। इसके अलावा यहाँ पर ये बोला जा रहा है द सैटेलाइट विल स्टडी इंटरनेट ऑफ थिंग्स अमंग अदर सब्जेक्ट। अर्थात ये जो उपग्रह है ये अन्य विषयों के साथ में इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है उसका अध्ययन करेगा। ये बोला जा रहा है दैट सैटेलाइट कैन डिटेक्ट फायर एंड लीक्स ऑन अंडरग्राउंड पाइपलाइन। तो अंडरग्राउंड पाइपलाइन जो होती है उनमें अगर कोई फायर होता है या कोई लीकेज होते हैं तो वो सैटेलाइट के द्वारा डिटेक्ट किए जा सकते हैं एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन बैंक थेफ्ट। इसरो इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च दिस सैटेलाइट अलॉन्ग विद 2 अदर सैटेलाइट बिल्ट बाय JPR इंस्टीट्यूट चेन्नई एंड GH रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग महाराष्ट्र। तो ये बोला जा रहा है कि इसरो जो है वो इस सैटेलाइट के साथ में 2 और सैटेलाइट लॉन्च करेगा। वो सैटेलाइट है एक तो JPR संस्थान के द्वारा, JPR संस्थान जो कि चेन्नई में है, और इसके अलावा GH रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि महाराष्ट्र में है, उनके द्वारा निर्मित 2 अन्य उपग्रह को भी इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर ये बोला गया है कि इसरो के चेयरमैन जो के सिवन है ही इज लाइकली टू इनोग्रेट द श्री शक्ति सैट। ये श्री शक्ति सैट क्या है, तो ये एक ग्राउंड स्टेशन है जो कि श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन कोयम्बटूर में है। तो हमने देखा कि यही इंस्टीट्यूट है जिसकी सैटेलाइट जो है उसे लॉन्च करने की बात की जा रही है और इसी इंस्टीट्यूट में एक ग्राउंड स्टेशन है श्री शक्ति सैट, उसे इसरो के चेयरमैन जो हैं वो लॉन्च कर सकते हैं, उसे इसरो के जो चेयरमैन हैं वो इनोग्रेट कर सकते हैं। इसरो के अध्यक्ष के सिवन को कोयम्बटूर में श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में श्री शक्ति सैट ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन करने की संभावना है। ये जो स्टेशन संस्थान है इसके द्वारा विकसित उपग्रह की निगरानी में मदद करेगा जिसे 28 फरवरी को इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाना है। That station will help monitor the satellite development by the institute, which is set to be launched by the ISRO on February 28th. Now let's move on to next news article. Center likely to postpone census to 2022. तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है that center is on track to push the 2021 census to 2022 on account of countries continuing प्रीऑक्यूपेशन विद कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 महामारी के कारण भारत की जो 2021 की जनगणना है वो 2022 तक जा सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले 2011 तक जो सेंसस थे वो पेपर सेंसस थे, लेकिन 2021 में जो सेंसस की बात की जा रही है वो डिजिटल सेंसस की बात की जा रही है और 2021 का जो सेंसस होगा, जो जनगणना होगी, वो 16th सेंसस होगा। तो द सेंसस एक्सरसाइज वाज टू बी कंडक्टेड इन 2 phases, हाउस लिस्टिंग एंड housing census for
April to September 2020 and population enumeration from February 9 to February 28, 2021। तो ये जो जनगणना है ये 2 चरणों में आयोजित की जानी थी। पहला था आवास और आवास जनगणना जो कि अप्रैल से सितंबर 2020 तक होनी है, और दूसरा है जनसंख्या जनगणना जो कि 9 फरवरी से 28 फरवरी 2021 तक। द फर्स्ट फेज ऑफ सेंसस एंड अपडेटिंग द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर वाज इनिशियली टू बी रोल्ड आउट इन सम स्टेट on April 1st 2020 but were postponed due to pandemic। जनगणना का जो पहला चरण है और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का जो अद्यतन होना है, जो अपडेट होना था, वो शुरू में 1 अप्रैल 2020 को कुछ राज्यों में लागू किया जाना था, लेकिन महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। तो यहाँ पर अगर हम सेंसस से संबंधित, अगर हम जनगणना के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो सबसे पहला जो साहित्य है वो जो कि ऋग्वेद था, वो ये बताता है कि भारत में 800 से 600 ईसा पूर्व के दौरान कुछ प्रकार की जनसंख्या की गणना की गई थी। द अर्लीस्ट लिटरेचर ऋग्वेद रिवील्स दैट सम काइंड ऑफ पॉपुलेशन काउंट वाज मेंटेन्ड इन ड्यूरिंग 800 टू 600 बीसी इन इंडिया। कौटिल्य द्वारा जो अर्थशास्त्र दिया गया था, अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य प्रिस्क्राइब द कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स एज मेजर ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉर टैक्सेशन। अर्थात कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र में कराधान के लिए राज्य नीति के उपाय के रूप में जनसंख्या के आंकड़ों का संग्रह जो है वो निर्धारित किया गया था। इसके अलावा आईने अकबरी जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है, अबुल फजल द्वारा लिखी गई आईने अकबरी में जनसंख्या, उद्योग, धन और कई अन्य विषयों से संबंधित व्यापक डाटा जो है वो शामिल है। तो आपने यहाँ पर एक चीज और देख ली कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा 1872 को भारत की पहली जनसंख्या गणना के रूप में लोकप्रिय माना जाता है। ऐसा माना जाता है 1872 हैज बीन पॉपुलरली लेबल्ड एज फर्स्ट population census of India. However, the first synchronous census in India was held in 1881. 1881 में भारत में पहली समकालिक जनगणना जो है वो हुई थी। Now let's move on to next section। अगला सेक्शन है इंटरनेशनल अफेयर्स अर्थात अंतरराष्ट्रीय मामले, और इसमें हम बात करेंगे इंडिया डिलीवर्ड 2 क्रेन्स टू चबाहर। चबाहर क्या है? चबाहर एक पोर्ट है। इंडिया हैंडेड ओवर 2 क्रेन्स टू बी यूज्ड फॉर हैंडलिंग कार्गो एट द स्ट्रेटेजिक शाहिद बहिश्ती port at Chabahar in Iran that New Delhi is developing as a counter to the China-built Gwadar port in Pakistan। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भारत जो है वो 2 क्रेन देगा जिनका यूज किया जाएगा कार्गो को हैंडल करने में। कहाँ पर? चबाहर पर, जो कि शहीद बहिश्ती पोर्ट है वहां पर। चबाहर जगह है और उस जगह पर जो पोर्ट है उसका पूरा नाम है शाहिद बहिश्ती बंदरगाह। वहां पर कार्गो को हैंडल करने के लिए भारत के द्वारा 2 क्रेन दी जा रही है। अगर हम इस पोर्ट के बारे में बात करें, चबाहर पोर्ट के बारे में बात करें, तो ये जो पोर्ट है इसके डेवलपमेंट में इंडिया हेल्प कर रहा है ताकि उनके द्वारा ये जो चाइना के द्वारा पाकिस्तान में डेवलप किया गया है ग्वादर पोर्ट, उसको काउंटर किया जा सके। तो यहाँ पर आपको 2 चीज याद रखनी है। चबाहर पोर्ट कहाँ पर है? ईरान में। गदर पोर्ट कहाँ पर है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो गदर पोर्ट है उसे डेवलप करने में चीन जो है वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर इसका जो डेवलपमेंट हो रहा है गदर पोर्ट का, इसे काउंटर करने के लिए भारत के द्वारा ईरान में चबाहर पोर्ट का डेवलपमेंट करने में हेल्प की जा रही है। ये जो चबाहर पोर्ट है इसमें एक्चुअल में जो पोर्ट है उसका नाम है शहीद बहिश्ती बंदरगाह, शहीद बहिश्ती पोर्ट। दिस इज द फर्स्ट शिपमेंट ऑफ इक्विपमेंट बीइंग supplied by India for the development of phase 1 of Shahid Bahishti port in Chabahar। चबाहर में शहीद बहिश्ती बंदरगाह जो है उसके चरण 1 के विकास के लिए भारत के द्वारा आपूर्ति किए जा रहे उपकरणों की ये पहली खेप है। इसके अलावा यहाँ पर ये बोला गया है कि ईरान के दक्षिण पूर्व तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में ये जो चबाहर बंदरगाह स्थित है, ये भारत को ईरान के माध्यम से अफगानिस्तान और मध्य एशिया में एक समुद्र और भूमि की पहुंच देता है। लोकेटेड इन द सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस on Iran's southeastern coast, Chabahar port give India a sea and land access route into landlocked Afghanistan and Central Asia through Iran। तो देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो अफगानिस्तान है ये लैंडलॉक है, और अगर रोड से भारत को अफगानिस्तान जाना है तो इस रास्ते से जाना पड़ेगा, लेकिन अगर भारत को इस रूट का एक्सेस मिल जाता है इस पोर्ट के जरिए तो भारत अफगानिस्तान जा सकता है बिना पाकिस्तान के बीच में आए, और इसके अलावा भारत जो है वो सेंट्रल एशिया की कंट्री में भी इस पोर्ट के जरिए जा सकता है। द प्रोजेक्ट इज कंसिडर्ड स्ट्रेटेजिक गिवन दैट
It rivals Pakistan Gwadar port that is a key part of China-Pakistan economic corridor, one of the strand of China's ambiguous multi-billion-dollar Belt and Road Initiative। ये जो परियोजना है इसको रणनीतिक माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान का जो ग्वादर बंदरगाह है उसको टक्कर देता है। ग्वादर बंदरगाह जो है वो चीन और पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि चीन के महत्वाकांक्षी बहु अरब डॉलर के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हिस्सों में से एक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। यूनियन Education Minister addressed the inaugural ceremony of the ASEAN India Hackathon is an initiative taken by Ministry of Education। तो ASEAN Indian Hackathon का जो पहल है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अर्थात शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई है। ऑन द क्लैरियन कॉल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी, अर्थात श्री नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर है, उनके आह्वान पर ये जो पहल है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा की जा रही है। द ASEAN India Hackathon is being organized online from 1st to 3rd February 2021 and prize distribution will take place on 4th February 2021। तो ASEAN India Hackathon का जो आयोजन है वो 1 से 3 फरवरी 2021 से ऑनलाइन किया जा रहा है और जो पुरस्कार वितरण होगा इसके संबंध में ये 4 फरवरी 2021 को होगा। द यूनिक हैकेथॉन ऑफर्स अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द 10 एशियन कंट्री एंड इंडिया टू फॉरवर्ड देयर इकोनॉमिक एंड कल्चरल टाइज थ्रू कोलैबोरेशन इन एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो अनूठा हैकेथॉन है ये सभी 10 आसियान जो देश हैं और भारत के लिए जो शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है उसमें सहयोग के माध्यम से अपने आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो हैकेथॉन है ये भारत और आसियान देश जो है उनको ब्लू इकोनॉमी और शिक्षा के जो 2 व्यापक विषय हैं उनके तहत उनकी आम पहचानी गई जो चुनौतियां हैं उनको हल करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा। दिस हैकेथॉन विल प्रोवाइड अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू इंडिया एंड आसियान कंट्री टू सॉल्व देयर कॉमन आइडेंटिफाइड चैलेंज अंडर 2 ब्रॉड थीम्स ऑफ ब्लू इकोनॉमी एंड एजुकेशन। तो अगर हम यहाँ पर ब्लू इकोनॉमी क्या है इसके बारे में बात करें तो महासागर पर जो इकोनॉमी बेस्ड होती है, जो महासागर है वो विश्व के सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र है और साथ ही पृथ्वी का ये 3/4 हिस्से में फैले हुए हैं। तो जो ये महासागर है ये वैश्विक जीडीपी में 5% का योगदान देते हैं और 350 मिलियन लोग जो है उनको महासागरों से जीविका प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है महासागरों से जीविका? तो जो लोग मत्स्य पालन करते हैं, मत्स्य कृषि करते हैं, जलीय कृषि करते हैं या फिर मरीन बायोटेक्नोलॉजी और बायो प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, पर्यटन के क्षेत्र से जो मुद्रा प्राप्त होती है, तो इस तरीके से जो वैश्विक जीडीपी है उसमें 5% जो है वो ब्लू इकोनॉमी का है। तो ऐसे ही अगर भारत और आसियान कंट्री जो है उन्हें इस ब्लू इकोनॉमी पर ध्यान देना है तो उसके लिए ये जो हैकेथॉन है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर ये बोला गया है दैट इट प्रोवाइड्स an opportunity to forward their economic and cultural ties through collaboration in education, science and technology. The hackathon will be enacted on 6 fundamental virtue of our civilization। ये बोला गया है कि ये जो हैकेथॉन है ये हमारी सभ्यता के जो 6 मूल गुण हैं उन पर अधिनियमित होगा। क्या है वो 6 मूल गुण? रेस्पेक्ट, डायलॉग, कॉर्पोरेशन, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड इनोवेशन, अर्थात सम्मान, संवाद, सहयोग, शक्ति, समृद्धि और नवाचार। Now let's move on to next section, various national and international personalities in news, अर्थात समाचार में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व। और यहाँ पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे पॉल क्रुट्जेन की। पॉल क्रुट्जेन पासेस अवे। तो पॉल क्रुट्जेन कौन थे? ये नोबेल पुरस्कार के विजेता थे। द नोबेल प्राइज विनिंग केमिस्ट पॉल जे क्रुट्जेन हैज पास्ड अवे। नोबेल पुरस्कार विजेता रसायनज्ञ पॉल जे क्रुट्जेन जो है उनका निधन हो गया है। इन्होंने नोबेल पुरस्कार कब जीता था? 1995 में। किस क्षेत्र में जीता था? तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था जॉइंटली विद मारियो जे मोलिना एंड एफ शेरवुड रोलैंड। और इन्हें किस लिए मिला था? तो इनके द्वारा जो वर्क किया गया था इन एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री पर्टिकुलरली कंसर्निंग द फॉर्मेशन एंड डीकंपोजिशन ऑफ ओजोन, अर्थात इनके द्वारा वायुमंडलीय रसायन के क्षेत्र में जिसमें विशेष रूप से ओजोन के गठन और अवगठन से संबंधित जो क्षेत्र था उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ही वॉज नोन फॉर हिज वर्क ऑन ओजोन लेयर एंड क्लाइमेट चेंज एंड फॉर पॉपुलराइजिंग द टर्म एंथ्रोपोसीन टू डिस्क्राइब
describe a proposed new era when human action have a drastic effect on the earth। तो इन्हें जाना जाता है जो ओजोन परत और वायुमंडलीय परिवर्तन पर इनके द्वारा काम किया गया उसके लिए, और एंथ्रोपोसीन जो शब्द है उसे लोकप्रिय बनाया गया इनके द्वारा। ये जो शब्द है ये एक प्रस्तावित नए युग का वर्णन करने के लिए जाना जाता है जब मानव कार्य जो है उनका पृथ्वी पर काफी प्रभाव पड़ता है। अर्थात ये जो एंथ्रोपोसीन है ये एक ऐसा युग बताता है जिसमें जो मानव के द्वारा गतिविधियां की जाती है उसका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है पृथ्वी पर, अर्थ पर। नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज ऑस्कर विनिंग एक्टर क्लोरिस लेमैन पासेस अवे। ऑस्कर विनिंग एक्टर थी क्लोरिस लीमैन, उनका निधन हो गया है। तो द लेट स्टार वाज नोन एज वन ऑफ हॉलीवुड्स मोस्ट प्रोलिफरस परफॉर्मर, हैविंग वॉन एन अकेडमी अवार्ड, अ गोल्डन ग्लोब एंड 8 प्राइम टाइम एमी अवार्ड। तो ये जो स्टार हैं इनको हॉलीवुड के सबसे विपुल कलाकारों के रूप में जाना जाता है जिन्होंने अकेडमी पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब और 8 प्राइम टाइम अवार्ड जो हैं ये जीते हैं। लिकमैन कैरेक्टर फिलीज इन द मैरी टाइलर मोर शो which she claimed was close to her own persona, brought the actress to Emmys as a featured actress in a series during the mid-70s and made लीमैन a household name। साथ ही लीमैन जो है इन्होंने पीटर बोगदानोविच के द लास्ट पिक्चर शो में एक छोटे शहर की एक गृहिणी के रूप में अलग चरित्र के लिए इन्हें सहायक अभिनेत्री के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला था। लीमैन ऑल्सो वॉन अ सपोर्टिंग एक्ट्रेस ऑस्कर फॉर अ फार डिफरेंट कैरेक्टर, अ एम्बिटर्ड स्मॉल टाउन हाउसवाइफ इन पीटर बोगदानोविच द लास्ट पिक्चर शो। और अब हम करंट अफेयर के अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। आर.एस. शर्मा अपॉइंटेड एज न्यू सीईओ ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हैज अपॉइंटेड आर.एस. शर्मा एज न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कंट्रीज फ्लैगशिप पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत, ऑल्सो कॉल्ड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अर्थात राष्ट्रपति स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आर.एस. शर्मा को देश की जो प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना है आयुष्मान भारत, उसका एक नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। और ये जो आयुष्मान भारत योजना है इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। ये रिप्लेस करेंगे इंदु भूषण को, हु इज सर्विंग द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ आयुष्मान भारत सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2018। अर्थात ये इंदु भूषण को रिप्लेस करेंगे जो कि आयुष्मान भारत जब आई थी 2018 में तब से उसके चीफ एग्जीक्यूटिव थे। आर.एस. शर्मा जो है वो फॉर्मर चेयरमैन है ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात ट्राई के, और ये चार्ज लेंगे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का 1 फरवरी से। अगला सेक्शन है बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज, अर्थात बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचार। और इसमें हम बात करेंगे जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन एट ऑल टाइम हाई इन जनवरी। जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन एट ऑल टाइम हाई इन जनवरी ऑलमोस्ट टचेज ₹1.20 लाख करोड़, 8% हायर देन अ ईयर अगो। जनवरी का जो सर्वकालीन उच्च स्तर पर है उस पर जीएसटी राजस्व संग्रह जो है वो एक साल के पहले की तुलना में 8% अधिक हुआ है, और ये जो जीएसटी राजस्व है ये रहा है 1.20 लाख करोड़ रुपए। दैट जीएसटी रेवेन्यू हैड रिमेन्ड अबव 1 लाख करोड़ for the last 4 months with a steeply increasing trend over this period was clear indication of rapid economic recovery post pandemic। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो जीएसटी रेवेन्यू है वो पिछले 4 महीने से 1 लाख करोड़ से ऊपर रहा है, जो कि ये बताता है कि पैंडेमिक के बाद में अब जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ कर रही है। क्लोजर मॉनिटरिंग अगेंस्ट फेक बिलिंग, डीप डाटा एनालिस्ट यूजिंग डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इंक्लूडिंग जीएसटी, इनकम टैक्स एंड कस्टम आईटी सिस्टम एंड effective tax administration have also contributed to the steady increase in tax revenue ओवर लास्ट फ्यू मंथ। तो यहाँ ये बोला गया है कि जीएसटी, आयकर और सीमा शुल्क आईटी प्रणालियों सहित कई स्रोतों से डाटा का उपयोग करके नकली बिलिंग के खिलाफ जो गहरी निगरानी की गई है और जो गहरा डेटा एनालिस्ट किया गया है और प्रभावी कर प्रशासन जो रहा है उसके चलते क्या हुआ है कि पिछले कुछ महीनों से कर राजस्व जो है उसमें लगातार वृद्धि देखी गई है। इसके साथ ही यहाँ पर यह बोला गया है कि हाल ही में जो प्रणालीगत परिवर्तन किए गए हैं, अर्थात हाल ही में जो सिस्टमैटिक चेंजेस किए गए हैं, उनके साथ में जीएसटी
चोर जो हैं अर्थात वो लोग जो जीएसटी की चोरी करते हैं और जो नकली बिल है उनके खिलाफ तेजी से आर्थिक सुधार हुआ है। और ये देखा गया कि महामारी के प्रभाव से और राष्ट्रव्यापी अभियान जो चला है उसके संयुक्त प्रभाव से ये जो बेहतर अनुपालन है वो हुआ है जीएसटी का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन जो कि है स्पोर्ट्स न्यूज अर्थात खेल समाचार। और खेल समाचार में आज हम चर्चा करेंगे रणजी ट्रॉफी के संबंध में। बीसीसीआई कैंसिल्स रणजी ट्रॉफी 2020-21 फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। बीसीसीआई अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया हैज डिसाइडेड नॉट टू कंडक्ट द रणजी ट्रॉफी इन 2020-21। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है उन्होंने 2020-21 में रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं करने का फैसला किया है। अगर हम रणजी ट्रॉफी की बात करें तो इसका जो इंसेप्शन हुआ था, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 87 साल पहले हुई थी। 87 वर्ष पहले इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, कौन सा सेशन था इसका? फर्स्ट 1934-1935। दैट India's premium first class cricket national championship will not be held in 2020-21 domestic session। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो क्रिकेट चैंपियनशिप है जिसकी शुरुआत 1934-35 में हुई थी, जिसकी शुरुआत 87 सालों पहले हुई थी, उसमें ऐसा पहली बार होगा कि 2020-21 का जो घरेलू सत्र होगा उसमें इसे आयोजित नहीं किया जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर रणजी ट्रॉफी के बारे में बात करें तो रणजी ट्रॉफी जो है दैट कॉम्पिटिशन इज एन annually held Indian domestic first class cricket championship played between different team representing regional and स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। अर्थात ये डिफरेंट टीम में खेला जाता है जो कि रीजनल और स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन जो है उसे रिप्रेजेंट करती है। ये जो ट्रॉफी है, अगर आपसे पूछा जाता है कि रणजी ट्रॉफी का जो नाम है वो किसके नाम पर रखा गया है, द ट्रॉफी इज नेम्ड आफ्टर श्री रणजीत सिंह जी विभाई जडेजा। ये जो श्री रणजीत सिंह जी विभाई जडेजा हैं जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया है, ही वॉज द रूलर ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट ऑफ नवानगर। नवानगर जो कि इंडियन प्रिंसली स्टेट थी उसके रूलर थे ये। और ये एक फाइन बैट्समैन थे जिन्होंने 15 टेस्ट खेले हैं फॉर इंग्लैंड बिटवीन 1896 एंड 1902। जो रणजी ट्रॉफी कंपटीशन है ये हमने देखा फर्स्ट शेड्यूल हुआ था 1934 से 35 के बीच में, और इसमें किसकी जीत हुई थी? तो इसमें जीत हुई थी मुंबई की। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है इंस्टेड ऑफ रणजी ट्रॉफी बीसीसीआई हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट द विजय हजारे ट्रॉफी 50 ओवर टूर्नामेंट एंड सीनियर वुमेन्स वनडे टूर्नामेंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 टूर्नामेंट। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इंपॉर्टेंट डेज अर्थात महत्वपूर्ण दिवस, और इसमें आज हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड लेप्रोसी डे के बारे में। तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2021 में मनाया जा रहा है 31 जनवरी को। वर्ल्ड लेप्रोसी डे इज ऑब्जर्व्ड अराउंड द वर्ल्ड ऑन द लास्ट संडे ऑफ जनवरी एवरी ईयर। तो पूरे विश्व में वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है? जनवरी के लास्ट संडे को। और इस बार जनवरी का लास्ट संडे था 31 जनवरी को, तो इसलिए 2021 में इसे 31 जनवरी को मनाया गया है। द डे is celebrated to raise global awareness of this deadly ancient disease and call attention to the fact that it can be prevented, treated and cured। अर्थात यहाँ पर ये जो प्राचीन घातक बीमारी है इसके बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि ये जो बीमारी है इसे रोका जा सकता है, इसका इलाज किया जा सकता है और इसे ठीक किया जा सकता है, इसलिए ये जो दिन है ये मनाया जाता है। दिस ईयर द थीम ऑफ वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2021 इज बीट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग। तो यहाँ पर अगर हम लेप्रोसी डे के संबंध में हिस्ट्री के बारे में बात करें कि इसे मनाने की शुरुआत किस प्रकार से हुई थी, तो द डे वॉज इनिशिएटेड इन 1954 बाय अ फ्रेंच फिलेंथ्रोपिस्ट एंड राइटर रॉल फॉलेरो। और उन्होंने गांधी जी को, महात्मा गांधी को ट्राइब्यूट देने के लिए ये जो दिन है इसे मनाने की शुरुआत की थी। अ ट्राइब्यूट टू द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी हु हैड कंपैशन फॉर पीपल एफिलिएटेड विथ लेप्रोसी। अगर हम यहाँ पर देखें कि लेप्रोसी होता क्या है, तो लेप्रोसी जो है वो एक क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज है विच इज कॉज्ड बाय अ बैसिलियस माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, जो कि होता है एम लेप्री से। The symptom of the disease occur generally after a long period of getting an infection on average 5 years। ये बोला गया है कि इन्फेक्शन होने के लगभग 5 साल बाद तक जो इसके सिम्टम हैं वो दिखते हैं। और यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो एम लार्पी है, ये जो
बहुत ही स्लोली मल्टीप्लाई होता है, इसके कारण लेप्रोक्सी के जो सिम्टम है वो बहुत लेट दिखते हैं। द डिजीज मेनली अफेक्ट द स्किन, द पेरिफेरल नर्व्स, मुकोसा ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड द आई। तो यहाँ पर हमारा आज का करंट अफेयर्स का डिस्कशन खत्म होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो फैक्ट्स में आज हम चर्चा करेंगे भारत और अन्य देशों के बीच में सीमा रेखाओं के नाम के बारे में, नेम ऑफ बाउंड्री लाइंस बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्री। तो सबसे पहले हम जिसके बारे में बात करेंगे, मैकमोहन लाइन। तो मैकमोहन लाइन है चीन और भारत के बीच में। इसके बाद में रेड क्लिफ लाइन है पाकिस्तान और भारत के बीच में। उसके बाद में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अर्थात वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर हम देख रहे हैं कि अभी काफी विवाद देखा गया, तो ये है चीन और भारत के बीच में। उसके बाद में है लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी, ये है पाकिस्तान और भारत के बीच में। और इनके बाद में अब हम देखेंगे कुछ अन्य देशों के बीच की सीमा रेखा के बारे में। तो 17th पैरेलल लाइन है साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के बीच में। दक्षिण वियतनाम और उत्तरी वियतनाम के बीच में 70वां समानांतर है। देन 20th पैरेलल लाइन है लीबिया और सूडान के बीच में। 22nd पैरेलल लाइन है इजिप्ट और सूडान के बीच में। 25th पैरेलल लाइन है मॉरिटानिया और माली के बीच में। इसके बाद में 31st पैरेलल लाइन है ईरान और इराक के बीच में। 38th पैरेलल लाइन है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में। 49th पैरेलल लाइन है यूएसए और कनाडा के बीच में। डुरांड लाइन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हिंडनबर्ग लाइन है पोलैंड और जर्मनी के बीच में। फिर है ऑर्डर नेजी लाइन, ये है पोलैंड और जर्मनी के बीच में। फिर है मैगिनॉट लाइन जो कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। फिर है सिगफ्रिड लाइन, ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। फिर है मार्जिनल लाइन, ये भी फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। फिर है मेडिसिन लाइन है कनाडा और यूएस के बीच में। और उसके बाद में है मैनरेम लाइन, ये है रशिया और फिनलैंड के बीच में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं। ये जो पूरी लिस्ट है ये आपको याद होनी चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर क्विज। इस क्विज में आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ताकि आप खुद को असेस कर पाएं कि आप इस पूरे सेक्शन में कितने अटेंटिव थे और आपको कितना याद है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु अमंग दीज हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वीके सिन्हा, अमित कुमार शर्मा, आरएस शर्मा या फिर वीएन त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई हैज डिसाइडेड टू कैंसिल द रणजी ट्रॉफी 2020-21 सीजन for the first time in the game's history. The championship was first held in which season? बीसीसीआई ने पहली बार खेल इतिहास में रणजी ट्रॉफी 2020-21 सीजन को रद्द करने का फैसला किया है। चैंपियनशिप पहली बार किस सीजन में आयोजित की गई थी? 1942-43, 1919-20, 1951-52 या 1934-35? नेक्स्ट है, द वर्ल्ड लेप्रोसी डे इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। विश्व कुष्ठ दिवस जो है वो विश्व भर में कब मनाया जाता है? 31 जनवरी, लास्ट डे ऑफ जनवरी, 30 जनवरी या फिर लास्ट सैटरडे ऑफ जनवरी? अगला क्वेश्चन है, नोबेल लॉरिएट पॉल जे क्रुट्जेन हैज पास्ड अवे, ही रिसीव्ड द अवार्ड इन विच फील्ड? नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल जे क्रुट्जेन का निधन हो गया है, तो उन्हें नोबेल का जो पुरस्कार था वो किस क्षेत्र में मिला था? इकोनॉमिक साइंसेज अर्थात आर्थिक विज्ञान, फिजिक्स अर्थात भौतिकी, केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान या फिर लिटरेचर अर्थात साहित्य में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, टिम कुक और अजय बंगा? अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द चबाहर पोर्ट लोकेटेड? चबाहर बंदरगाह जो है वो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में, ईरान में, इराक में या भारत में? नेक्स्ट, ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस क्लोरिस लीकमैन हैज पास्ड अवे, शी वॉज फ्रॉम विच कंट्री? ऑस्कर विनिंग अभिनेत्री क्लोरिस लीमैन का निधन हो गया है, वो किस देश से थी? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी या फिर यूएस? नेक्स्ट है, हु हैज टेकन अप आसियान इंडिया हैकेथॉन इनिशिएटिव? आसियान भारत हैकेथॉन पहल जो है वो किसने की है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉर्डर लाइन बिटवीन साउथ वियतनाम एंड नॉर्थ वियतनाम? दक्षिण वियतनाम और उत्तर वियतनाम के बीच की जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? 17th पैरेलल, 20th पैरेलल, 22nd पैरेलल या फिर 25th पैरेलल? अगला है, मार्जिनल लाइन इज द नेम ऑफ द बॉर्डर लाइन बिटवीन विच टू कंट्री? मार्जिनल रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा का नाम है? फ्रांस एंड जर्मनी, पोलैंड एंड जर्मनी, ईरान एंड इराक या फिर रशिया एंड फिनलैंड?
तो यहाँ पर हमारा आज का डिस्कशन खत्म होता है। क्विज का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। आई होप यू लाइक दिस सेशन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।